स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद जहाद अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्निंग टिप्स, जिसके अंदर आज हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं कि एफएससी के टॉपिक न्यूक्लिक एसिड को। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, इसकी डिस्कवरी के ऊपर बात करेंगे, इसकी टाइप्स के ऊपर बात करेंगे और फर्दर इसकी कंपोजिशन और एक्सप्लेनेशन के ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। तो फ्रेंड चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। यहाँ पे हमने कंटेंट लिस्ट कर दिए हैं जिनके ऊपर हमने बात करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवरी या हिस्ट्री, नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा जी कंपोजिशन, उसके बाद नेक्स्ट होगा टाइप्स और फाइनल एक्सप्लेनेशन होगा। तो जी चलते हैं कि डिस्कवरी की जानिब। न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर कब किया और किसने किया, कब और किसने न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया? सो न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर्ड बाय एफ माइस्टर इन 1869, 1869 के अंदर एफ माइस्टर नामी साइंसदान था जिसने इसको डिस्कवर किया था। कहां से किया था? उसने जी पस सेल्स के न्यूक्लियाई से किया था इसको डिस्कवर। पस सेल्स क्या होते हैं? ये जो पीक वाले सेल्स होते हैं। अगर कोई जख्म वगैरह होता है ना कहीं पर हाथ पर या बॉडी के किसी भी पार्ट पर, तो वहां पर जो व्हाइट कलर का सब्सटेंस क्रिएट हो जाता है, जमा हो जाता है, उसको कहते हैं पस। पीप आम उर्दू जुबान में कहो तो पीप कहेंगे। तो पस सेल्स व्हाइट कलर के सब्सटेंस होते हैं, वहां से उसने इसको डिस्कवर किया था। उसके बाद इस सब्सटेंस की, यानी जिस सब्सटेंस ये पस सेल्स वाला जो व्हाइट कलर का सब्सटेंस था, इसकी एसिडिक नेचर थी, यानी नेचर में ये एसिडिक था। तो इस सब्सटेंस को उसने न्यूक्लिक एसिड का नाम क्यों दिया? यानी पस सेल्स के न्यूक्लियाई से उसने न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया। न्यूक्लिक एसिड पस सेल से डिस्कवर किया, वो व्हाइट कलर का सब्सटेंस था पस, और उसको न्यूक्लिक एसिड कैसे नाम क्यों दिया? क्योंकि इसने दो वजूहात की बेसिस पर उसको न्यूक्लिक एसिड का नाम दिया। एक तो ये कि ये न्यूक्लियाई से निकला था, पस सेल्स के न्यूक्लियाई से निकला हुआ था ये सब्सटेंस। दूसरा, इसकी नेचर एसिडिक थी, इसकी नेचर एसिडिक थी। तो न्यूक्लियाई आइसोलेशन फ्रॉम nuclei and acidic nature, due to their isolation from pus cells nuclei and acidic nature, this substance was called as nucleic acid. इस सब्सटेंस को न्यूक्लिक एसिड का नाम दिया गया। यहाँ तक जी हमारे पास इसकी डिस्कवरी और हिस्ट्री कंप्लीट हुई। डिस्कवरी में फर्स्ट ऑफ ऑल फिर रिवाइज कर दूं कि 1869 के अंदर 1869 के अंदर न्यूक्लिक एसिड वर डिस्कवर्ड बाय एफ माइस्टर and he isolated nucleic acid from the pus cells nuclei. pus cell के nuclei से उसने nucleic acid को isolate किया था। Due to the and this substance was acidic in nature. Next उसने जो आखिरी स्टेप कहा कि nucleic acid को nucleic acid का नाम क्यों दिया गया? Due to their isolation from pus cells nuclei and acidic nature, they were called as nucleic acid. पस सेल्स के न्यूक्लियाई से निकलने के बिना पर और इनकी एसिडिक नेचर होने की बिना पर इनको न्यूक्लिक एसिड का नाम दिया गया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कंपोजिशन। न्यूक्लिक एसिड किस चीज से बने हुए होते हैं? तो न्यूक्लिक एसिड सब यूनिट्स के बेसिकली कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इन पॉलीमर्स हैं। पॉलीमर्स ऐसी चीजों को कहा जाता है, पॉलीमर्स बेसिकली दो अल्फाज का मजमूआ है। पॉलीमर्स, पॉली और मर्ज। पॉली मैनी को कहा जाता है, मैनी, पॉली के माने होते हैं मैनी, और मर्ज कहते हैं यूनिट्स को, यूनिट्स, सब यूनिट्स या समान यूनिट, यानी ऐसी चीज जो बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स के कंबाइन होने से बनी हो, उसको कहते हैं पॉलीमर्स। तो ये छोटे छोटे मोनोमर्स से कंबाइन होने से पॉलीमर्स बनते हैं, और वो पॉलीमर्स होते हैं जी हमारे पास न्यूक्लिक एसिड। अब मोनोमर्स कौन होते हैं जी? न्यूक्लियोटाइड्स। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन होते हैं और हमारे पास पॉलीमर्स बनते हैं जिनको हम न्यूक्लिक एसिड का नाम देते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड बेसिकली हमारे पास कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स के लिए पॉलीमर्स होते हैं, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन होते हैं और हमारे पास बनाते हैं जी न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड। अब सवाल आ गया, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स, सब यूनिट्स, या फिर इनको मोनोमर्स भी कह सकते हैं। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, सब यूनिट्स होते हैं या मोनोमर्स होते हैं। किसके भी? बिल्डिंग ब्लॉक्स, सब यूनिट्स और मोनोमर्स। मोनोमर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी न्यूक्लिक एसिड के ये बिल्डिंग ब्लॉक्स भी होते हैं, सब यूनिट्स भी होते हैं और मोनोमर्स भी होते हैं। तो ये तीनों अल्फाज जो मैंने लिखे हैं ये एक ही मानी होते हैं इनके। अब जो भी लिख दें
लिखो, सब यूनिट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड लिखते हैं या मोनोमर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड लिखते हैं, तीनों ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है न्यूक्लियोटाइड्स। आगे इनकी फर्दर कंपोजिशन है। न्यूक्लियोटाइड्स मजीद 3 सब यूनिट्स से बने हुए होते हैं, यानी न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन होकर न्यूक्लिक एसिड्स बनाते हैं और न्यूक्लियोटाइड्स खुद भी आगे मजीद सब यूनिट्स से बने हुए होते हैं, जो कि हमने यहां पर लिख दिए हैं। 3 सब यूनिट्स के कंबाइन होने से बनते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। तो 3 सब यूनिट्स कौन से हैं? पहला हमारे पास पेंटोज शुगर, नेक्स्ट फॉस्फेट ग्रुप और आखिरी नाइट्रोजनस बेस। तो ये 3 सब यूनिट्स कंबाइन होते हैं और इन तीनों के कंबाइन होने से हमारे पास बनता है न्यूक्लिक एसिड। पेंटोज शुगर क्या होती है? 5 कार्बन शुगर, यानी जिसके अंदर 5 कार्बन एटम हो। फॉर एग्जांपल राइबोज शुगर हो गई, उसके बाद फॉस्फेट ग्रुप, तीसरा हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस। तो यहां पर ये 3 सब यूनिट्स कंबाइन होते हैं और इनके कंबाइन होने से न्यूक्लिक एसिड बनता है। एक और टर्म यहां पर इस्तेमाल होती है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड में क्या फर्क है? न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर 3 सब यूनिट्स होते हैं और न्यूक्लियोसाइड्स 2 सब यूनिट्स के मिलने से बनता है न्यूक्लियोसाइड। सो कॉम्बिनेशन है ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड साइड जो है हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है, यानी मिलाप होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 5 कार्बन शुगर यानी पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। तो ये हमारे पास पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस का कॉम्बिनेशन होता है, यानी ये 2 चीजें मिलती हैं और इन 2 के मिलने से हमारे पास जो बनता है वो होता है न्यूक्लियोसाइड। इन 2 के मिलने से बनता है न्यूक्लियोसाइड। अगर न्यूक्लियोसाइड के अंदर एक तीसरी चीज, यानी एक हमारे पास पेंटोज शुगर हो गई, दूसरा नाइट्रोजनस बेस और तीसरी चीज अगर इनके अंदर फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया जाए, अगर इनके अंदर फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया जाए तो फिर ये न्यूक्लियोटाइड्स बन जाते हैं। इनके अंदर फॉस्फेट ग्रुप ही तीसरा ऐड कर दिया जाए तो फिर ये न्यूक्लियोटाइड्स बन जाते हैं, ये बन जाते हैं। अगर ये 3 ऐड हो जाएंगे तो फिर ये बन जाएगा हमारे पास, यानी न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप हम कर देंगे तो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स बन जाएगा। और अगर न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फेट ग्रुप रिमूव कर देंगे तो पीछे हमारे पास 2 बचेंगे, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस, और इन 2 के मिलने से हमारे पास न्यूक्लियोसाइड बनता है। यानी अगर न्यूक्लियोटाइड से हम फॉस्फेट ग्रुप रिमूव कर देंगे तो वो न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा और अगर न्यूक्लियोसाइड के अंदर फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देंगे तो वो न्यूक्लियोटाइड में तब्दील हो जाएगा। तो यहां तक हमारा न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड की बात कंप्लीट हुई। अब हम फर्दर चलते हैं आगे न्यूक्लियोटाइड्स की हमारे पास सब यूनिट्स है न्यूक्लिक एसिड के, और वापस अब हम जा रहे हैं टॉपिक न्यूक्लिक एसिड की जानिब। तो यहां तक हमारी न्यूक्लियोटाइड्स का कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड कंप्लीट हुई। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जी टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। सो न्यूक्लिक एसिड की 2 टाइप्स होती हैं। सॉरी, टाइप्स से पहले हम यहां पर डिस्क्राइब कर लेते हैं नाइट्रोजनस बेसिस को। तो हमारे पास 3 चीजें हमने पढ़ी थी न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस। तो नाइट्रोजनस बेसिस बेसिकली 2 तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस हम यहां पर पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। मैं बार-बार इस चीज को कह रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं कि टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस, ना कि न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की टाइप्स हम आगे डिस्कस करेंगे। यहां पर नाइट्रोजनस बेसिस की टाइप्स डिस्कस करेंगे। नाइट्रोजनस बेसिस 2 तरह की होती है, एक को हम पायरामिडीन्स कहते हैं, दूसरी प्यूरीन्स होती हैं। पायरामिडीन्स होती हैं हमारे पास, पायरामिडीन्स सिंगल रिंग में नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं जो एक ही रिंग पर मुश्तमिल हो, और प्यूरीन्स हमारे पास डबल रिंग होती हैं। पायरामिडीन्स यानी जो हमारे पास सिंगल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं उनमें हमारे पास साइटोसिन है जी, दूसरी थायमीन है और तीसरी हमारे पास यूरासिल है। तो ये तीनों हमारे पास सिंगल रिंग होती है। ये मैंने नीचे सिंगल रिंग बनाई है, इस तरह की सिंगल रिंग के लिए नाइट्रोजनस बेसिस होती है। उसके बाद हमारे पास आ गई है प्यूरीन्स। प्यूरीन्स के जो एग्जांपल ये डबल रिंग होती है और इनकी एग्जांपल हमारे पास गवानीन और यूरासिल, गवानीन और एडेनिन, गवानीन और एडेनिन, गवानीन और एडेनिन जो हमारे पास होती है ये डबल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस होती है। तो यहां पे मैंने डबल रिंग बना दिया। डबल रिंग
से मुराद दो रिंग एट अ टाइम ज्वाइंट होती है, जुड़ी हुई होती है। जैसे यहाँ पे देखिए एक रिंग है, अब इधर देखें तो एक हमारे पास ये रिंग है और दूसरी हमारे पास ये है और दोनों आपस में जुड़ी हुई है एट अ टाइम। तो इस तरह ये डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस है, यानी इसके अंदर दो रिंग होती हैं, दोनों कंबाइंड होती हैं, जुड़ी हुई होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। पहले हमने पढ़ी न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी के बाद कंपोजिशन के अंदर हमने दो चीजें डिस्कस की थी, न्यूक्लियोटाइड्स प्लस न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड्स का हमने बताया था कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स मजीद 3 सब यूनिट्स के बने हुए होते हैं, जिनके अंदर हमने पेंटोज शुगर को डिस्कस किया। पेंटोज शुगर के बाद हमने बताया फॉस्फेट ग्रुप और उसके बाद हमने बताया नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस का हमने यहाँ पे बताया कि दो तरह की होती है, एक हमारे पास पायरामिडीन्स होती है और दूसरी जो ये किस्म की वो प्यूरिन्स होती है। पायरामिडीन सिंगल रिंग होती है, उसके बाद एग्जांपल दिए, डायग्राम बताए और प्यूरिन्स की भी एग्जांपल दी और डायग्राम बताई। इसके साथ हमने एक और टर्म न्यूक्लियोसाइड भी यहाँ पे डिस्कस कर दी। अब हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की दो टाइप्स होती हैं, डीएनए और आरएनए। तो डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है और आरएनए जो है स्टैंड्स फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड को ये रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद कंपोजिशन का बता रहा है कि जिन न्यूक्लियोटाइड्स का डीएनए बना होता है उनको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है। उसके बाद इसके अंदर जो शुगर होती है वो होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर। इसके ऊपर भी हमारे चल के बात करते हैं कि और उसके बाद आरएनए जो होता है वो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स और राइबोज शुगर का बना होता है। आगे चलकर जी हम इस बात पर डिस्कस करेंगे कि इसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स क्यों कह रहे हैं और इसको राइबोन्यूक्लियोटाइड्स क्यों कह रहे हैं और इसको डीऑक्सीराइबोज शुगर क्यों कह रहे हैं, इसको राइबोज शुगर क्यों कह रहे हैं। क्योंकि हमने पीछे पढ़ा कि ये न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए भी आरएनए भी दोनों न्यूक्लिक एसिड है और इनके अंदर पेंटोज शुगर होती है, जिसकी एग्जांपल हमने दी थी राइबोज शुगर। तो राइबोज दोनों केसेस में राइबोज होनी चाहिए, इधर भी राइबोज इधर भी राइबोज, लेकिन यहां राइबोज कह रहे हैं और इधर डीऑक्सीराइबोज कह रहे हैं। राइबोज शुगर तो है लेकिन साथ डीऑक्सी लगा हुआ है, इसका क्या मतलब है इसको हम आगे चल के बताते हैं। तो आइए देखिए, यहां पर भी हमें राइबोज शुगर ही बनानी है और इधर भी राइबोज शुगर ही आएगी। बस फर्क सिर्फ इतने हैं कि ये देखिए यहां पर ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, 5 कार्बन वाली रिंग स्ट्रक्चर राइबोज है और इसको राइबोफ्यूरानोज भी कहा जाता है। इस रिंग स्ट्रक्चर को 5 कॉर्नर रिंग स्ट्रक्चर को राइबोफ्यूरानोज कहते हैं और ये जो शुगर है ये राइबोज शुगर है, ये भी राइबोज शुगर है। फर्क सिर्फ इतने, बाकी सब सेम आएगा, सारा का सारा सेम आएगा। यहां पर भी OH, यहां पर भी H, यहां H, यहां OH, इधर H, इधर OH और इधर H, इधर भी बिल्कुल ऐसा आएगा जैसे कि हमने पीछे लिखा है, OH H H OH और इधर H आएगा। तो मैंने दूसरा कार्बन खाली छोड़ दिए हैं, ये डीएनए का कॉलम है और ये इधर आरएनए के ऊपर बात हो रही है, ये आरएनए है और इधर डीएनए के ऊपर बात हो रही है। तो यहां पर राइबोज शुगर बनी हुई है और यहां पर डीऑक्सीराइबोज। फर्क क्या है दोनों में कि इधर दूसरे कार्बन के ऊपर यहां OH मौजूद है, इधर ही OH मौजूद है और यहां पर H और यहां पर अकेला H है और इधर भी H। तो बात जो नोट करने वाली वो है जी ऑक्सीजन की। इधर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहां पे ऑक्सीजन रिमूव है और किसी भी चीज की रिमूवल के लिए अगर हम वर्ड जो यूज करते हैं वो होता है डी का। डी, अगर हाइड्रोजन रिमूव करें तो डी हाइड्रो कहेंगे, अगर हाइड्रोजन ग्रुप रिमूव करें डी हेलो कहेंगे। तो इसी तरह कार्बन रिमूव करें तो डी कार्बो। इसी तरह से ऑक्सीजन रिमूव है इधर तो इसकी ऑक्सीजन की रिमूवल की वजह से डीऑक्सी कह रहे हैं हम, यानी राइबो, डीऑक्सीराइबो, डीऑक्सीराइबोज शुगर यानी ऐसी राइबोज शुगर जिसके अंदर यहां ऑक्सीजन रिमूव्ड है, ऑक्सीजन एब्सेंट है और राइबोज शुगर के अंदर प्रेजेंट है। तो ये पूरी की पूरी वही राइबोज है और इस राइबोज शुगर से अगर ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे जैसे इधर किया हुआ है कि यहां पे ऑक्सीजन नहीं है, एक ऑक्सीजन की कमी है, तो ये डीऑक्सीराइबोज शुगर बन जाएगी। डीऑक्सीराइबोज यानी इसके अंदर एक ऑक्सीजन रिमूव है, डीऑक्सी का मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है। उसके बाद डीएनए की अकरेंस पढ़ रहे हैं हम, यानी अकरेंस ऑफ बेसिकली न्यूक्लिक एसिड की हम पढ़ रहे हैं। न्यूक्लिक एसिड क्योंकि डीएनए और आरएनए दोनों
सो न्यूक्लिक एसिड्स कहां पाए जाते हैं और आगे की कैटेगरीज है, कौन सी कैटेगरी किस जगह पाई जाती है? तो डीएनए हमारे पास फाउंड इन क्रोमोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियाई, क्लोरोप्लास्ट। तो ये सेल्स के इन हिस्सों में पाया जाता है, क्रोमोसोम्स में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, न्यूक्लियाई में पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। और आरएनए हमारे पास जी साइटोसोल के अंदर पाया जाता है, राइबोसोम्स के अंदर पाया जाता है एंड अदर पार्ट्स ऑफ सेल्स, और इसके अलावा सेल के दूसरे हिस्सों में भी आरएनए पाया जाता है। तो ये यहां तक हमारा टॉपिक न्यूक्लिक एसिड का कंप्लीट हुआ। आरएनए और डीएनए की आगे इससे भी ज्यादा फर्दर एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि ये खुद बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आरएनए की आगे मजीद फिर टाइप्स होती हैं, 3 इसकी टाइप्स है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, आगे डीएनए आएगा, डीएनए की आगे फर्दर स्ट्रक्चर की डिस्क्रिप्शन है, तो वो हम उसमें नहीं गए क्योंकि हमारा टॉपिक न्यूक्लिक एसिड का था। आगे उनका अलग वो लॉन्ग क्वेश्चन है, उनके ऊपर अलग हम वीडियो बनाएंगे और वो आपके पास पहुंच जाएगी। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है, समझ आई है, तो उसको लाइक कर दें और साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की वीडियोस के मजीद नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें। और उसके बाद अगर आपको इस टॉपिक के अंदर किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के शेयर करें, इंशाल्लाह आपको उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम।